हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक मेथड से सॉल्व किया था। उसको मैंने बोला था 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग दोनों मेथड को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? मेथड नंबर 1, हम लोगों ने पीछे समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसमें क्या था कि हम अंश और हर में सेम संख्या से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना लिखा है? 4 लिखा है। 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6। तो जो जितनी चाहती है वो किसकी वैल्यू हो जाती है? n की। तो n की वैल्यू कितना है? 6 है। तो इसमें एक ज़्यादा निकालेंगे तो n+1, n में एक जोड़ देंगे तो n+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6+1, तो n+1 कितना आ गया? 7। ठीक है, तो अब हमारे लिए अब न्यू n की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 7 मानी जाएगी। ठीक है, अब इस 7 से हम अंश और हर दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पहला संख्या है 3, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 3 ऊपर में अंश में 7 से मल्टीप्लाई और हर में डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई। तो 7 से जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? 4 है। 4 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो 4 इंटू 7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 7 से मल्टीप्लाई नीचे, तो रहेगा 7 4 जा 28, यहाँ 7 1 जा 7। अब 21 और 7, 21/7 और 28/7 के बीच में आराम से हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली परिमेय संख्या, अब इनके बीच बोला है तो इनको छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे। इनके बीच में तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गई 6 परिमेय संख्या। यहाँ लिख भी सकते हैं 6 परिमेय संख्या। इस तरीके से हम दो नंबर संख्या दिए हैं, उनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये आपका मेथड नंबर 1 है। दूसरा मेथड नंबर 2 है, ये आपके क्लास 10th में यूज़ होता है, लेकिन इसे भी आप सीख लीजिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप इसी पे प्रैक्टिस करिएगा, ताकि इससे आपका क्लास 10th का एक क्वेश्चन का भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड हमें आनी चाहिए। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिए। संख्या दिया है 3 और क्या दिया है यहाँ पे? 4। इस मेथड में क्या करते हैं, पहले इनके बेसिक कंसेप्ट को सॉल्व देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट क्या है इस मेथड का? अगर 2 संख्या दी हुई है ना, तो उसमें सबसे पहले 2 संख्या दी हुई है, जो संख्या बड़ी है, 2 संख्या में से जो संख्या बड़ी है उसको y मानेंगे और जो संख्या छोटी है उसको x मानेंगे। बड़ी संख्या को y मानेंगे और छोटी संख्या को x मानेंगे, छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि y बड़ा होना चाहिए किससे? x से, पहली बात। उसके बाद हम सार्वंतर निकालते हैं, d। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? d। सार्वंतर क्या होता है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, सार्वंतर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। सार्वंतर, जिसको आप कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन
कॉमन डिफरेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर डी कैसे निकलता है, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। डी इक्वल टू होता है फार्मूला y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, जहाँ y क्या है, बड़ी संख्या, ठीक है। x कहाँ क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। n क्या है, जितनी संख्या आपको जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, कुल परिमेय संख्या, ठीक है। d क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। अब पहली संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x प्लस डी, ठीक है। छोटी संख्या में हम d को ऐड करेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, x प्लस टू डी। अब हम आगे जो संख्या बढ़ाते जाएंगे वो d सर्वांतर में बढ़ा जाएंगे, संख्या में नहीं, मतलब x में नहीं, छोटी संख्या में नहीं बढ़ाएंगे, किसमें, सर्वांतर, जो दोनों के बीच का अंतर है। तीसरी संख्या इसको निकालने का फार्मूला क्या है, x प्लस थ्री डी, ठीक है। डॉट डॉट, अगर जितनी भी संख्या निकालना है सब में क्या करेंगे, x हम जोड़ते चलेंगे। इस तरीके से ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 इसको बोलते हैं, इसको मेथड 2 नाम दे देते हैं। मेथड 2, एक संख्या है 3, दूसरी संख्या क्या है 4, ठीक है। सबसे पहली बात, जो संख्या बड़ी है उसको क्या मानना है, y। तो बड़ी संख्या कौन है 3 और 4 में, y है, तो y को हम क्या मान लिए 4। छोटी संख्या को क्या मान लेंगे 3, ठीक है। बड़ी संख्या को y, छोटी संख्या को 3। अब d निकालना है, सर्वांतर d इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। d इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 अपॉन एन प्लस वन। एन कितना टोटल निकालना था परिमेय संख्या, 6 प्लस 1। तो d इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, 6 प्लस 1 7। तो सर्वांतर कितना निकल गया 1/7। अब हमें क्या निकालनी है, परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला था, पहली परिमेय संख्या के लिए, पहली संख्या x प्लस डी, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 1/7। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, कितना आएगा 7 और 1 का लसा कितना आएगा 7 आएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, प्लस 7 1 जा 7, यहाँ 1 आ जाएगा। 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7। पहली संख्या निकल गई, ठीक। उसी तरीके से दूसरी संख्या का क्या फार्मूला है, x प्लस टू डी, देखिए फार्मूला में x प्लस टू डी। तो 3 प्लस 2 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2/7। यहाँ फिर से लसा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7, ठीक है। दूसरी संख्या निकल गई। इसी तरीके से तीसरी संख्या निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, x प्लस थ्री डी। एक्स की वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/7। तो 3 प्लस 3/7। फिर से यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा लसा 7,
सात एकम सात, सात एक के 21, 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 21 3 कितना हो जाएगा 24/7, ये निकल गया तीसरी परिमेय संख्या। उसी तरीके से चौथी परिमेय संख्या, चौथी संख्या कैसे निकलेगी? चौथी संख्या x + 4d, x + 4d, x की वैल्यू 3 + 4 × 1/7, 3 + 4/7, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 7 1 जा 7 4, 21 4, 25/7, ये निकल गई चौथी परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। तो पाँचवीं कैसे निकलेगी? x प्लस पाँचवीं परिमेय संख्या x + 5d, x की वैल्यू 3 + 5 × 1/7, तो 3 + 5/7, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 7 जा 7 5, 21 5 26/7, ठीक है। फिर छठवीं परिमेय संख्या कैसे निकलेगी? x + 6d, 3 + 6 × 1/7, तो 3 + 6/7, फिर से यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 प्लस 6, 27/7, ये निकल गई छठवीं परिमेय संख्या। अब लास्ट में हम क्या करते हैं? 6 परिमेय संख्या लिख के सारी जितनी भी वैल्यू आई सबको लिख देंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरीके से 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल ली। मेथड 1 से भी निकाल लिया और मेथड 2 से। देखिए दोनों वैल्यू सेम है। ये मेथड 1 था और ये क्या था? मेथड 2। ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 और 4/5 के बीच, 3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सेकेंड मेथड से ही करते हैं। फर्स्ट रो तो सिंपल है, सेकेंड से ही कर लेते हैं। इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी तो इसको क्या मानते हैं? y। जो वैल्यू सबसे छोटी है इसको क्या मानते हैं? x। देखिए यहाँ तो हर समान है तो यहाँ तो हमको भिन्न बताना आसान हो जाएगी कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी। अगर हर समान है, जो ऊपर के वैल्यू बड़ी होती है वही भिन्न बड़ी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लीजिए, कंसेप्ट में एक बात नोट कर लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब फ्रैक्शन दे दे तब यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे जब भिन्न समान हो, जब भिन्न समान हो मतलब जब भिन्न का हर समान हो। भिन्न का हर समान हो, अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से ही मतलब है। जब भिन्न का हर समान हो, जैसे 7/9, कोई संख्या मान लीजिए लिखी है 16/9, तो क्लियरली दिख रहा है इसमें जो हर है वो समान है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी हो जाती है वो भिन्न क्या हो जाती है? बड़ी। ये क्या है? छोटी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, जब भिन्न असमान हो, जब भिन्न असमान हो तब, जब भिन्न असमान हो तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 16 मान लीजिए जैसे छोटी संख्या ले लीजिए कोई 9/7 ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए एक संख्या 5/5 कुछ भी ले लीजिए, 5/4 ही ले लीजिए, 5/4। अब हमें कौन सी वैल्यू y लें, कौन सी वैल्यू x लें, कैसे पता चले। अब इसमें तो क्लियर था, ये y हो गया और ये क्या हो गया, x। ठीक है, अब इसमें कौन सी y लें, कौन सी x लें। तो अब तो या तो एक तरीका है कि इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, जो वैल्यू बड़ी आती है उसको लीजिए। या दूसरा मेथड क्या है, तिरिये का गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं तिरिये का गुणा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 9 × 4 7 × 5। अब मल्टीप्लाई करने पे जिनकी भिन्न बड़ी आ जाएगी ऊपर की, वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 35/4। कौन सी भिन्न बड़ी है, देखिए 36, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली भिन्न बड़ी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसको हम क्या मान लेंगे, y, और ये छोटी है तो इसको क्या मान लेंगे, x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक्स वाई को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में तो क्लियर दिया है, समान भिन्न है, 3/5 है और 4/5, इनके बीच में हमें वो परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्लियर है, तो भिन्न देखिए हर समान है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस मेथड को भी चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। देखिए ये भिन्न तब भी बड़ी है, मतलब ऐसे भी बड़ी है नॉर्मल मेथड से, और रूल से भी क्या है, बड़ी है। तो जब ये बड़ी है तो इसको y मान लिया जाए, y बराबर 4/5, x बराबर 3/5। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5, तो किसी वैल्यू हो जाती है n की, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं सार्वधातर, d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू क्या है, d = y - x/n+1। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी है, d = y - x/n+1। d की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस x की वैल्यू कितनी 3/5 अपॉन n+1। n+1 की वैल्यू मतलब कितनी परिमेय संख्या है 5, तो 5 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 - 3 अपॉन 5 + 1 6/1। इसको सॉल्व करेंगे, d = तो यहाँ d = सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1/5/6/1। ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर होता है और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × 1/5 × 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/30। d की वैल्यू कितनी आ गई 1/30। तो हमें पहली परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या फार्मूला क्या होता है, x + d। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 3/5 + 1/30। ठीक है, 5 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 6 जा 6 3 जा, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा 6 बार में। अब जो 6 आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना होगा 6 3 जा 18 प्लस 31 जा 31, 18 1 19/30। तो पहली संख्या मिल गई हमें 19/30। दूसरी
संख्या। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/30। ठीक है, एक्स प्लस टू डी, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/30। 530 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 6 बार में 6 3 जाए 18 प्लस 13 हो जाए 13, यहाँ 2 हो जाएगा 18 टू 20/30। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या निकल गई, दूसरी परिमेय संख्या निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/30। ठीक है, 530 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा लसा। 6 बार में 5 से 30 कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 6 3 जाए 18 प्लस 30 1 जाए 30, यहाँ कितना जाएगा 3, 18 30 21/30। ये निकल गया तीसरी संख्या। चौथी संख्या, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 4d, एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30। ठीक है, 3/5 प्लस 4/30। 530 का एलसीएम 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 प्लस 30 1 जा 30, 1 और 1 का 4 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4, 18 4 22/30। ठीक है, ये चौथी परिमेय संख्या निकल गई। पांचवी संख्या क्या है, एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 5d, एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। ठीक है, तो 3/5 प्लस 5/30, 530 का एलसीएम 30, 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18 प्लस 30 1 जा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 5, 18 5 23/30। पाँचवीं परिमेय संख्या निकल गया। अब इन पांचों परिमेय संख्या को एक जगह लिख दिया जाए। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या है, 5 परिमेय संख्या उनको नोट कर लिया जाए। तो पहली है 19/30। ठीक है, फिर 20/30, फिर तीसरी क्या है, तीसरी है 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। ठीक है, ये हो गया। आप इसे चाहें तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसको। तो 19/30, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2/3। और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, 3 से देखिए कट रहा है 7 बार में, और ये किसने 3 1 जा 3, 7/10। ये 3 से नहीं 2 से कट रहा है क्या, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 2 1 जा 2, 2 कितना बचा, 1 2 10, 2 5 जा 30। ठीक है, 23/30 इसी तरह रह जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं। दोनों तरीका क्या है, सही है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है रीजन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका रीजन देने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो बोले उसको नोट कर लीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या एन से दिखाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, क्योंकि काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। गिनती की वह सभी संख्या जिसे हम गिन सके वो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक। दूसरी कौन सी संख्या बोला है? पूर्ण संख्या बोला है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जब प्राकृत संख्या के समूह में, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अभी ये कैसी संख्या है? ये सारी सारी कैसी है? प्राकृतिक है। अब इसमें जब हम जीरो को शामिल कर दिए तो ये प्राकृतिक किस में बदल गई? पूर्ण में। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम जीरो को शामिल कर दें, शून्य को, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। यस, सही है। प्रत्येक प्राकृतिक, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण में तो आई जा रही है। प्राकृतिक कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। तो प्रत्येक प्राकृतिक तो पूर्ण संख्या में आई जा रही है। तो क्या लिखेंगे कथन? हाँ, सत्य है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन बुक में तो ऐसे नहीं दिया है, अब इसी का अपोजिट हम बना लेते हैं अपने से। इसी का अपोजिट, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। इसी का उल्टा, दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बुक में तो नहीं दिया है, मैंने अपने से ही कर दिया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या पहले बोला, तो पहले पूर्ण संख्या को लिख लीजिए, W 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक है। प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक है? नहीं जी, ये तो असत्य है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वह पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन प्राकृतिक में नहीं आता, क्योंकि हमारी काउंटिंग में जीरो नहीं आता। हम कुछ भी, अब जैसे ये 2 पेन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1 2, ऐसा नहीं बोलेंगे 0 1, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो नहीं आता, लेकिन पूर्ण संख्या में आता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में शून्य जीरो, जिसको कहते हैं शून्य, शामिल है, जो कि
प्राकृतिक नहीं होता, नहीं होता। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये इसका रीज़न है। ठीक है, बुक में नहीं दिया था, मैंने अपने से लिख दिया। अब सेकेंड पार्ट है, अब यहाँ पे अब थर्ड बोल देंगे। थर्ड क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है जितने भी पूर्णांक हैं क्या पूर्ण संख्या होती है। तो पहले लिख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक बोला, जो पहले बोलता है उसको लिख लिया जाता है। प्रत्येक पूर्णांक में तो सारे नंबर रहते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? पूर्ण संख्या के लिए तो हमें जीरो से धनात्मक सारी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। जीरो से सारे संख्या प्लस के हैं। अब पूर्णांक में तो निगेटिव भी हैं, तो निगेटिव संख्या तो पूर्ण संख्या में नहीं आती। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब ये रीजन क्या हो जाएगा? असत्य। असत, ये रीजन क्या था? सत्य। ये रीजन क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? निगेटिव इंटीजर। तो क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं? जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक हैं एक पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। लेकिन इसी का उल्टा पूछे तो, बुक में तो पूछा नहीं, मैं इसको भी बना देता हूँ। इसका उल्टा पूछे तो, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। तो पहले जो पूछा है उसको लिख लीजिए। तो पूर्ण संख्या किससे दिखाते हैं? W से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? इसमें तो सारे नंबर आ जाते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक स्टार्ट है, पॉजिटिव सब 0 से अनंत तक। यहाँ तो सारी पूर्ण संख्या आ गई। इसका मतलब कि जितने भी पूर्ण संख्या सब पूर्णांक में आते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या है? सत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है। ठीक है, जितने भी पूर्ण संख्या हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, एक बात और नोट में, जैसे प्लस के कंडीशन में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, जब ऐसे संख्या लिखी होती हैं तो इसमें 1 क्या है? छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। इसका मतलब जब हम पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जब जाते हैं तो हमको छोटे से बड़े पे जाते हैं।
ठीक है। इसी का उल्टा, अब जैसे ऋणात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए -1, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट -इन्फिनिटी। अब इसमें जो -1 है वह क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन होता है, माइनस। उसके बाद जब इसके इधर जब जाएंगे तो सब क्या होंगे, सब छोटा। ठीक है। तो माइनस और प्लस में एक बात है कि प्लस में जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वह छोटी मानी जाती है, जो सबसे बड़ी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। लेकिन माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटी वह सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि ऋणात्मक में जो मान सबसे छोटा व सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे -1 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। -1000 छोटा है। 1000 तो बड़ा होता है 1 से, लेकिन माइनस लगने की वजह से 1000 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और 1 की वैल्यू क्या है, बड़ी। तो 1 बड़ा और 1000 छोटा। ठीक है। अब यही अगर पॉजिटिव के केस में देखा जाए तो 1 और 1000 है, तो 1 क्या है, छोटा है, और 1000 क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो यही बात है कि माइनस में जो वैल्यू सबसे छोटी वह सबसे बड़ी होती है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। पॉजिटिव में जो सबसे छोटी वह छोटी होती है, जो सबसे बड़ी वह बड़ी होती है। तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। आपके यहाँ पे पर्सनली 1.1 ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनली 1.2 को देखेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको नोट कर लेगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।